नमस्कार बच्चों, मैं ओम प्रकाश ढाल। पीक इंस्टीट्यूट का ये हिंदी माध्यम का चैनल है जो आपको कक्षा 10 की विज्ञान विषय की तैयारी करवाएगा। यदि आप एनसीईआरटी की किताब भारत के किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं और आप विज्ञान हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपका स्वागत है। इसी चैनल का एक इंग्लिश मीडियम का चैनल भी है, पीक इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम के नाम से। इस चैनल पे मैं आपको पाठ समझाऊंगा। यदि आपको इसके नोट्स लिखने हैं या लिखे हुए माध्यम में चाहिए तो इसके लिए आपको पीक इंस्टीट्यूट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। बच्चों, आज के हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। बोर्ड पे आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान क्या होता है। देखिए, पहली बात तो विज्ञान क्या होता है ये समझते हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर जब आप विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हो और ज़्यादा उन्नत ज्ञान प्राप्त करते हो, उस विषय को और ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना शुरू करते हो तो वह विज्ञान हो जाता है। आपने सुना होगा सामाजिक विज्ञान, राजनैतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान। तो इसका मूलतः कारण यही है कि समाज को और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जा रहा है कि किस प्रकार अनुशासन बनाए रखें। राजनीति को और अच्छी तरीके से पढ़ा जा रहा है, नए तरीके से गढ़ा जा रहा है, इसीलिए उनके नाम के आगे विज्ञान लगा है। इसका मतलब है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में अगर आप और ज़्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त करें तो उसको विज्ञान कहा जा सकता है। रसायन विज्ञान का मतलब है वो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग रसायनों का, केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कोई आज का नहीं है, हज़ारों साल पुराना है। हज़ारों साल पहले भी इंसान ने तांबे की, सोने की, चांदी का और पारे का आदि धातुओं का खोज जो है वो कर ली थी। और सैकड़ों साल पहले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसी गैसों की भी खोज हो गई थी। प्यारे बच्चों, वर्तमान युग में आप कोल्ड ड्रिंक, दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो मूलतः सभी उन्नत विज्ञान का रूप है। और यदि आपकी रुचि रसायन विज्ञान में है तो भविष्य आपके लिए निसंदेह बहुत ज़्यादा उज्जवल है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रसायनों का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन का मतलब है रस प्लस आयन, यानी आयनों का रस, आयनों का समूह। और आयन क्या होते हैं? या तो धन आयन होते हैं, या ऋण आयन होते हैं, या उदासीन होते हैं। तो यदि कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो धनायन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है। ये अपन आगे की बातें हैं, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पूरी की पूरी धरती है हमारी, जो हम सरफेस देख रहे हैं इसका, जो भी हम वायुमंडल देख रहे हैं, तो इस चमत्कार ये कहिए कि हमारे इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर केवल अभी तक हमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह ज्ञात है जहाँ पर जीवन है। और यहाँ जीवन होने के दो बड़े कारण हमें नज़र आते हैं, एक वायुमंडल, दूसरा जल, और अगर तीसरा आप होगे तो हाँ धरती। धरती तो वैसे हर ग्रह पे है, लेकिन जल और हवा, ये दो चीज़ इसको यहाँ पर जीवन पनपने के लिए मददगार साबित होती है। तो जब हमारा सवाल ये है कि अभिक्रिया क्या होती है, तो मूलतः क्या होता है बच्चों कि जो दो रसायन होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और एक कुछ नया बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक रसायन जब आपस में क्रिया करके कुछ नया बनाते हैं तो उससे ही अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि आपके घर के अंदर जो दरवाज़ा लगा है वो जब नया था तो उसमें कोई जंग नहीं थी, बारिशों में भीगते हुए समय के साथ उस पर जंग लग गई। तो इसका मतलब है लोहा, हवा और पानी, इन तीनों ने क्रिया करके जंग बनाया है। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मम्मी जब रात को दूध को गुनगुना करके उसके अंदर थोड़ा सा जावन देती है। जावन बेसिकली क्या है? दही का ही एक छोटा सैंपल है जो आपने उस दूध में डाला है। इंग्लिश में इसको स्टार्टर कहते हैं। और उससे वो पूरा का पूरा दूध फर्मेंट हो जाता है, किण्वित हो जाता है और दही बन जाता है। ये भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं। एक सेल जो 10 रुपये का आता है, घड़ी में से हम डालते हैं, घड़ी उससे चलती है। उस सेल के अंदर भी एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया काम करती है जिससे उसमें ऊर्जा बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है, हमें कैसे पता लगेगी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए,
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो 4 या 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। या तो अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि 2 चीज़ें पहले दोनों ही या तो द्रव अवस्था में थी, दोनों के मिलने के बाद में कुछ ठोस बन गया है या गैस बन गई है, तो अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, गैस की उत्पत्ति होती है, यानी या तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है या किसी गैस की खास उत्पत्ति हुई है, या फिर तापमान में परिवर्तन हुआ है, या फिर जैसे अब आप लोग जैसे अपने घर के अंदर कभी दीपावली के समय रंगाई या पुताई का काम देखते हैं, तो पानी से भरे हुए पात्र में जब आपके जो मिस्त्री हैं, जो कली का काम करते हैं, पेंटर जो हैं, वो उसके अंदर एक खास प्रकार का सफ़ेद पाउडर जिसको कली बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, वो जब कली उसको डालते हैं तो वो पूरा का पूरा जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे तापमान बढ़ गया है। तापमान क्यों बढ़ा है? कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये टेक्निकल चीज़ अपन आगे सीखेंगे। अभी अपन ये समझ लेते हैं कि हाँ, जो कली को अपन पानी में डालने पर जो तापमान बढ़ता है वो भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैंने आपको बताया अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, किसी न किसी गैस की उत्पत्ति हो सकती है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, और किसी खास प्रकार का अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप का मतलब होता है कि दो ए और बी आपने मिलाया, वो दोनों लिक्विड थे, द्रव थे, लेकिन उनके मिलने से जो सी बना है वो ठोस है और वो चूर्ण है, नीचे घूम रहा है। और 5वां है रंग में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि पहले कुछ और रंग था, दोनों की अभिक्रिया होने से जो तीसरी चीज़ बनी है उसका रंग अलग है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये 5 पहचान है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बताइए, तो ये 5 शर्तें होती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है समीकरण क्या होते हैं। बच्चों आपने गणित में तो समीकरण पढ़े ही होंगे, अब यहाँ विज्ञान में समीकरण कहाँ से आ गए? देखिए, जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके नया उत्पाद बनाएं या 3 अभिकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद बनाएं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लोहा, हवा और पानी, तीर का निशान जंग। इसका मतलब है लोहा, हवा, पानी अभिकारक है, जंग इनका उत्पाद है। अब इसी बात को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमारा समय बहुत ज़ाया होता है, वेस्ट होता है। दूसरी बात यह भी है कि हिंदी तो हमारी भाषा है। अगर जर्मनी का, जापान का, रशिया का बच्चा पढ़ना चाहे तो उसको लोहा वो नहीं समझेगा, हवा नहीं समझेगा, उसकी अलग भाषा होगी। अगर कोई बच्चा कहेगा सर हम इंग्लिश में लिख देते हैं, बेटा इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, पर सारी दुनिया के देशों में तो इंग्लिश नहीं बोली जाती है। इसीलिए विज्ञान की पढ़ाई को आसान करने के लिए, यूनिवर्सल रूप देने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है IUPAC, IUPAC जिसे कह देते हैं। पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह ग्रुप तत्वों के या यौगिकों के प्रतीक तय करता है कि इसको इस नाम से बोला जाएगा। तो उसी वक्त जब आप कहते हो लोहा, तो IUPAC उसको लोहा नहीं कह के कहता है फेरस, Fe। जब आप कहते हो पानी तो IUPAC इसको कहता है H2O। जब आप कहते हो हवा तो IUPAC इसके इंग्रेडिएंट को उठाता है, कहता है ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने से बनता है जंग, और IUPAC से कहती है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया के अंदर लोहे को अलग अलग भाषा में बोला जाता होगा, लेकिन विज्ञान की किताब में हमेशा आपको वो फेरस या Fe के रूप में मिलेगा। इससे विज्ञान की पढ़ाई यूनिवर्सल हो जाती है, पढ़ना आसान हो जाता है। तो जब आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इन प्रतीकों के माध्यम से लिखते हो तभी इसे समीकरण कहा जाता है। मैं दोबारा बता दूं, जैसे पानी बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तो जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और तीर का निशान करके पानी लिखोगे तो इसमें समय जाता है। समय बचाने के लिए और विज्ञान की पढ़ाई को आसान करने के लिए पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई बच्चा पढ़े तो वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनता है, इसको आसानी से पढ़ ले। इसलिए IUPAC ने सिंबल बना रखे हैं। और जब आप इस अभिक्रियाओं को सिंबल के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हो, प्रदर्शित करते हो, तो ही इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में रख रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला सवाल, समीकरण क्या है, इसके लाभ वो आपको समझ में आएगा कि भाई समय बचाना है और विज्ञान की पढ़ाई को यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक करना है, सब आराम से पढ़ सकें। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है? अब देखिए, परिवर्तन या अभिक्रियाएं, तो परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो कि हम रोज़मर्रा में देखते हैं, जैसे कि मान लो बर्फ़
हमने फ्रिज में से बाहर निकाल के रखी, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो पानी बन गई। वापस उसी पानी को हमने फ्रिज में रखा, फिर से बर्फ़ बन गई। तो ये परिवर्तन तो हुआ है, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। मैंने 5 शर्तें बताई थी, तो ये पहली शर्त थी कि अभी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, पहले द्रव था बाद में ठोस हो गया। तो क्या ये अवस्था में परिवर्तन की शर्त पूरी कर रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, इसके लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी। रासायनिक अभिक्रिया की एक शर्त है, क्या कुछ नया बनना चाहिए और जो बना है वो स्थायी होना चाहिए। ऐसा मतलब अगर वो प्रोडक्ट मिल कर के रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि अभिकारक मिल के उत्पाद बन रहे हैं, तो उत्पाद वापस आसानी से तो अभिकारक नहीं बनने चाहिए। यानी कि अभिक्रिया जो एक बार किसी दिशा में जा रही है तो आसानी से वापस उल्टी दिशा में नहीं जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, स्थायी उत्पाद बनते हैं। पर जो आपने बर्फ़ से आपने पानी बनाया, पानी से वापस बर्फ़ बना लिया, तो ये प्रोसेस तो स्थायी कहाँ हुआ। आप तो इसको बार बार इंटरकन्वर्टेड हो, तो इसको बार बार आप चेंज कर पा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जो बार बार चेंज हो जाती है, जो रिवर्सिबल होती है, जो उत्क्रमणीय होती है, जो बदल जाती है वापस, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर स्थायी उत्पाद बनते हैं, वो परिवर्तन स्थायी होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो परिवर्तन अस्थायी होते हैं, वो आप वापस रिवर्स करके मूल चीज़ बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक कागज़ था, आपने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। अब नया क्या बना, पहले भी ये कागज़ था, फाड़ने के बाद भी कागज़ है, बस कागज़ के टुकड़े हैं, पर नया तो कुछ नहीं बना। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक बड़ी लकड़ी थी, आपने उसके 4 टुकड़े कर दिए, तो अवस्था में परिवर्तन आया है, साइज में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन है, पर नया क्या बना। पहले भी ये लकड़ी थी, अभी भी ये लकड़ी है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनसे नया कुछ बनता नहीं है और वो स्थायी भी नहीं होते। जबकि रासायनिक परिवर्तन, अब उदाहरण दे रहा हूँ समझना, उसी कागज़ को या लकड़ी को आप जला दो, यदि आप उस कागज़ और लकड़ी को जला देते हो तो जलाने से राख या कोयला बनता है, ये स्थायी है। क्या आप इस कोयले से वापस लकड़ी बना सकते हो? क्या आप उस कागज़ की राख से वापस कागज़ बना सकते हो? आप जवाब दोगे नहीं, नहीं बना सकते। तो बस ये रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो और वापस रिवर्स करना संभव ना हो, रासायनिक परिवर्तन है। तो मैंने आपको उदाहरण भी दे दिए। प्यारे बच्चों, ये 15 मिनट का लेक्चर था। मैंने इसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इनके आपको आंसर लिखित में चाहिए याद करने के लिए, तो PDF उपलब्ध है मेरे इसी YouTube चैनल पे, आप मैसेज कर सकते हैं। आप आसपास के क्षेत्र में या पूरे भारत में कहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊँगा। पीक इंस्टीट्यूट, यह मेरा चैनल है, peakinstitute.in, और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी 1-2 दिन में प्ले स्टोर पे आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग कला है, इसके अंदर मुझे आदत नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ नया सीखूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा पसंद आएगा। धन्यवाद।